हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। मेरा नाम है विकास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर का जो भी हमारी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस आते हैं उसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हम क्या करते हैं, थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। इस जो हम पढ़ाएंगे इसको पढ़ाने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। अगर बोलिएगा तो मैं बना दूंगा वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप्स, लेकिन अपने से लगाइएगा ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो तो बहुत लाभदायक सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं ऐसा समझा दूंगा आप लोग को कि सब आप क्वेश्चंस कर लेंगे। पहले देखिए हीट एंड टेम्परेचर की बात करें हम तो देखिए टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। देखिए टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। एक फार्मूला बता रहे हैं C/5 F इक्वल टू F-32/9 K-273/5 बराबर R/4, जिसे R को क्या बोलते हैं? र्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? र्यूमर बोलते हैं। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। केल्विन के बराबर होता है सेल्सियस C+273। यदि सपोज दैट केल्विन में आपकी वैल्यू दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? केल्विन में वैल्यू दिया हुआ है। मान लीजिए केल्विन में आपकी वैल्यू दिया है 300 दिया है केल्विन का मान। पूछेगा सेल्सियस, तो सेल्सियस हम इसी तरह निकाल लेंगे। यदि पूछेगा कि सेंटीग्रेड में दिया हुआ है कुछ वैल्यू और केल्विन पूछेगा तो हम 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए अब देखिए हम बात करें कि जो हमारा तापमान जो पैमाना होता है, जो हमारा तापमान पैमाना होता है, जो हमारी डेंसिटी होती है पानी की, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। डेंसिटी मैक्सिमम, जो हमारी पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और जो उसका वैल्यूम जो आयतन होता है वो मैक्सिमम होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या होता है? डेंसिटी मैक्सिमम होती है और उसका वैल्यूम मैक्सिमम होता है। क्लियर हो रही है बात? चलिए उसके बाद देखिए फ्रेंड, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि सेल्सियस और र्यूमर ये इक्वल होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री पे क्या होते हैं? सेल्सियस और र्यूमर इक्वल होते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद फ़ारेनहाइट और केल्विन की बात किया जाए तो 574.25 डिग्री पे दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर हो रही है बात? चलिए देखिए एक यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। मान लीजिए ये कोई वेसल्स है, कोई बर्तन है और इस बर्तन में हमने लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो, लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड हो, तो हम कहेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम इस लिक्विड की बात करें तो इस लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, समझ में बात आ रही है? अगर इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यूम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? इसलिए वैल्यूम बढ़ेगा कि इसको जब हीट करेंगे ना फ्रेंड्स, जब हीट करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो दूर दूर होंगे तो इसका वैल्यूम क्या है? बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यदि टेम्परेचर को क्या करें हम? टेम्परेचर इंक्रीज कर दें हम। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो डेंसिटी हमारी लो हो जाती है। डेंसिटी लो का मतलब कैसे? सपोज दैट इतने इतने एरिया में हमारा क्या है, इतने ही एरिया में हमारा कोई लिक्विड रखा हुआ है जो क्या है? ज़्यादा विस्कट है, ज़्यादा डेंसिटी है, उसकी ज़्यादा घना है वो, ठीक है। जब हमने इसको जब हीट दूंगा तो ये पिघल कर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसकी डेंसिटी पहले इतनी थी, सबसे बड़ी थी, लेकिन डेंसिटी इसकी क्या है? लो हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या है? लो हो जाती है और वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब देखिए एक केस देख लेते हैं। देखिए ये डायग्राम आपका दिया हुआ है। ये देखिए अब ये जो होता है, जो लिक्विड की कंडीशन हमने बताई थी, देखिए यहाँ पे अभी बताया था ना लिक्विड की कंडीशन कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम हमारा क्या है? बढ़ जाएगा। क्लियर हो रही बात? और टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी। बताए थे अभी आपको ना? ठीक है। लेकिन ये पानी के केस में क्या होता है? उल्टा होता है। जब हम पानी के केस में बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ये उल्टा कैसे होगा? देखिए अगर हम पानी की बात करें, पानी की कंडीशन में ये आपकी लिक्विड की कंडीशन में था कि लिक्विड की कंडीशन में ऐसा होगा। लेकिन जब हम पानी की कंडीशन की बात करें तो पानी की कंडीशन में देखिए क्या होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे डेंसिटी ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया। एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर ले लिया
और वाई एक्सिस पर डेंसिटी ले लिया। क्लियर हो रही है बात। अब देखिए डेंसिटी में क्या होगा कि हमने ऐसा एक कर्व बनाया, ठीक है, कर्व बनाया, तो यहाँ से क्या है 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम घनत्व तो हमारा मैक्सिमम कब होता है, घनत्व तो हमारा मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे हमारा यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, तो रो की वैल्यू क्या होगी, मैक्स होगा। क्लियर हो रही है बात। अभी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा फ्रेंड्स कैसे ये बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस में आता है कि अगर हम किसी किसी पानी को, अगर पानी को क्या करना है, हमें पानी को 4 डिग्री 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर मुझे गर्म करना है, तो इसके डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 0 से अगर हम 4 डिग्री हम करेंगे तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है ना। पहले क्या हुआ, पहले इंक्रीज हुआ, लेकिन 4 डिग्री से लेकर के देख रहे हैं कि कर्व नीचे आ रहा है, इसका मतलब 0 से 4 पहले क्या होगा, बढ़ेगा, पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ रही है बात। डेंसिटी के केस में मैं बता रहा हूँ आपको, डेंसिटी के केस में जब पूछेगा कि पानी को हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो उसकी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले बढ़ेगा, फिर 4 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा, फिर उसके बाद क्या है, घटेगा। डायग्राम से आप समझ पाएंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, क्लियर हो रही है आप लोग की बात, बोलिए ना भाई, क्लियर हो रही है। चलिए, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। हम डेंसिटी के केस में देख लिए, उसके बाद वॉल्यूम के केस में देख लेते हैं, आयतन के केस में देख लेते हैं। तो आयतन के केस में मिनिमम है ना, आयतन के केस में मिनिमम कब होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर हो रही है बात। पहले क्या होगा, 0 से अगर हम 4 डिग्री में करेंगे, सुनिएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये टेम्परेचर हो गया है ना, ये टेम्परेचर हो गया। तो 0 से जब हम 4 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो पहले घटेगा, घटेगा ना, देखिए ग्राफ घट रहा है, आयतन क्या है, घट रहा है, फिर उसके बाद बढ़ेगा। तो कहेगा कि यदि पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले आयतन घटे रहा है, देख रहे हैं, पहले आयतन घटेगा, फिर उसके बाद 4 डिग्री मिनिमम होकर फिर बढ़ेगा। तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये डेंसिटी का कर्व है, ये आयतन का कर्व है, ये घनत्व का कर्व है, ये आयतन का कर्व है। क्लियर हो गई बात, बोलिए, आप लोगों को समझ में आई ये बात, कैसे क्या हुआ, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं ऊष्मा की, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम, ऊष्मा की बात करते हैं। ऊष्मा हमारी दो प्रकार की होती है, एक होता है सेंसिबल हीट होता है, गेय ऊष्मा, और एक होता है लेटेंट हीट, जिसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है। देखिए हमारी गेय ऊष्मा क्या होती है, जो सेंसिबल जो हीट होती है, ये क्या होता है, इसमें हमारा जो है टेम्परेचर वेरी करेगा। समझिएगा बात को, जो हमारी सेंसिबल हीट होगी टेम्परेचर वेरी करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, बट जो उसका फेस होगा वो कांस्टेंट होगा। बात समझिएगा, फेस कांस्टेंट का मतलब है अवस्था परिवर्तन नहीं होगी। यदि वो लिक्विड है तो लिक्विड ही होगा, सॉलिड नहीं होगा, बट टेम्परेचर वेरी करेगा। टेम्परेचर कभी 4, कभी 10, कभी 12 ऐसे इंक्रीजमेंट होगा, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर में क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। लेटेंट हीट में क्या होता है कि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होता है। लेटेंट हीट में क्या होता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा और उसके बाद जो फेस होगा, जो अवस्था होगा, वो परिवर्तन होगा। इसमें अवस्था क्या होती है, परिवर्तन होता है। क्लियर हो रही है बात। जो हमारी सेंसिबल हीट होती है, ये Q बराबर MC डेल्टा टी होता है, MC डेल्टा टी। C क्या है आपका, विशिष्ट ऊष्मा है, क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। C का जो मात्रक होता है किलो जूल, है ना, किलो जूल क्या होता है, किलो जूल प्रति केजी केल्विन। समझिएगा बात को, किलो जूल प्रति केजी केल्विन। समझ बात आई, कैसे आया ये, कैसे आया, हम फार्मूले से ही निकाल देंगे। देखिए एक होता है Q बराबर होता है क्या, MC डेल्टा टी होता है ना। तो अगर हम C की यूनिट निकालें तो Q बाई M डेल्टा टी हो जाएगा, हो जाएगा। ये क्या है, हीट है, तो हीट का किलो जूल है ना, ऊष्मा, और इसका केजी, और टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस भी होता है और केल्विन भी होता है, तो जूल केल्विन प्रति केजी केल्विन आ गया ना।
तो वहीं रटना नहीं है फ्रेंड्स। हमें देखिए, हम उसकी यूनिट और बीमीय सूत्र ओनली फार्मूला से निकाल देंगे। अगर मुझे फार्मूला याद है तो हम आसानी से कर पाएंगे। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है ना बात आप लोग को? चलिए, या इसको किलो जूल प्रति केजी केल्विन बोल सकते हैं। देखिए, जो वाटर की विशिष्ट ऊष्मा होती है, देखिए सुनिएगा, जो वाटर की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी कितनी होती है? 1 कैलोरी प्रति केजी केल्विन होती है। और जो वाटर का होता है 4.2 किलो जूल प्रति केजी केल्विन होता है। और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ये याद रखना है फ्रेंड्स। ये अभी भी न्यूमेरिकल्स अगर करेंगे ना तो इसकी वैल्यू समझ में आएगी। इसको रखना पड़ेगा आपको, कभी देता है कभी नहीं भी देता है, ठीक है। तो ऊष्माधारिता वाटर का कितना होगा? ऊष्माधारिता वाटर का होगा 1 किलो कैलोरी प्रति केजी केल्विन। क्लियर हुई ये बात? 1 किलो कैलोरी प्रति केजी केल्विन। और वाटर कितना होता है? 4.2 किलो जूल, 4.2 किलो जूल प्रति केजी केल्विन। क्लियर हो रही बात? और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल। क्लियर। अब आते हैं हम लेटेंट हीट पे। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? वेरी नहीं करता। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बट फेज वेरी करता है, अवस्था में इसमें परिवर्तन होता है। इसका फार्मूला होता है Q बराबर ml। जो बर्फ की जो लेटेंट हीट होती है, जो गुप्त ऊष्मा होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। और जो स्टीम, जो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है, तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है ना बात? समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है समझ में? चलिए, देखिए, अब हम किसकी बात करते हैं? विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। देखिए, स्पेसिफिक हीट जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, डेल क्यू अपान एम इंटू डेल्टा टी। अभी हमने बताया था ना, जूल केजी केल्विन। एक होती है हीट कैपेसिटी, ये आएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट। हीट कैपेसिटी बराबर होता है डेल क्यू अपान डेल टी। डेल क्यू उष्मा है, जूल हो जाएगा, डेल टी का केल्विन हो जाएगा। देखिए एम सी डेल्टा टी। अब देखिए डेल क्यू की वैल्यू यहीं, डेल क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी होता है। एम सी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कैंसिल हो गया तो एम सी हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो हीट कैपेसिटी कितना होगा? एम सी। हीट कैपेसिटी कितना होगा? एम सी। क्लियर हुई बात? अब देखिए, इसमें ऊष्मीय क्षमता या ऊष्मीय धारिता C बराबर होता है डेल क्यू बाई एम इंटू डेल टी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल क्यू अपान एम इंटू डेल टी। कहता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इन्फिनिटी होगा, तो आइसोथर्मल में जो विशिष्ट ऊष्मा होगी कितनी होगी? यह क्वेश्चन पूछता है कि यदि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, तो हमारा क्या होगा? ऊष्मीय धारिता क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू अगर C के इक्वल कर दिया जाए तो C ऊष्मा धारिता 0 हो जाएगा, अर्थात एडियाबैटिक में विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? 0 होगी। तो डायरेक्ट याद रखिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में विशिष्ट ऊष्मा इन्फिनिटी होती है, एडियाबैटिक में विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? 0 होता है। आइसोथर्मल में कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। लेकिन आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस में विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 0 होती है। क्लियर हो रही है बात आपको कि नहीं हो रही है? हो रही है ना बात क्लियर आपको? हो रही है बात क्लियर? ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट का मतलब होता है रेखीय प्रसार गुणांक। समझिएगा बात को, आता है क्वेश्चन फ्रेंड, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर होता है डेल एल अपान एल गुणन डेल्टा टी, जहाँ डेल एल क्या है? लंबाई में परिवर्तन, L2 माइनस L1 है। एल इंटू डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1 है। ठीक है, इसे हम रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। एक होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, जिसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, डेल ए अपान ए इंटू डेल्टा टी होता है। एक होता है वैल्यूम,
मतलब आयतन प्रसार गुणांक, तो डेल्टा भी अपान भी गुणे डेल्टा टी। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ये देखिए ये जो रिलेशन है यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो रिलेशन है ना फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्फा बीटा गामा यानी रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, इनका जो रेशियो होता है 1:2:3 होता है। कितना होता है? 1:2:3 होता है। और बीटा बराबर होता है 2 अल्फा, गामा बराबर होता है 3 अल्फा और गामा बराबर होता है 3/2 बीटा। 3/2 बीटा। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, याद रखना है, डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, तो याद करके जाइएगा। बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा और गामा बराबर 3/2 बीटा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है समझ में? ठीक है, एक देखिए क्वेश्चंस यहाँ ये वाला देख रहे हैं ग्राफ, आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये जो ग्राफ है ना फ्रेंड्स, एक्स और वाई एक्सिस पर हमने कोई ग्राफ खींच लिया, ठीक है। -10 डिग्री सेल्सियस का कोई बर्फ है, यहाँ पे 0, यहाँ पर 100, ये टेम्परेचर को शो हो रहा है, ये हीट को शो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए माइनस, ये जो होगा ना हमारा सेंसिबल हीट है ना भाई, सेंसिबल हीट है ना। इसमें क्या है कि टेम्परेचर आपका क्या है, वेरी करेगा ना, बताए थे ना वेरी करेगा। ये लेटेंट हीट है, तो लेटेंट हीट में क्या होता है आपका, फेस क्या होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन सेंसिबल जो हीट होती है, इसमें क्या है, फेस चेंज होगा, फेस चेंज होगा। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट होगा, फेस चेंज होता है। क्लियर? लेटेंट हीट फिर आ गया। तो -10, सपोज दैट पूछता है कि -10 डिग्री सेल्सियस जो है इस वाले पॉइंट पे बर्फ है, क्या ये बर्फ रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो बोलेगा कि बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और पानी दोनों रहेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस जब आएगा ना बर्फ, ये तो 0 यानी बी और सी पॉइंट पे बर्फ और पानी दोनों रहेगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? इसके बाद सी और डी पर अब 100 पहुंच रहा है, तो बर्फ होगा, कुछ भाप होगा। इसमें देखिए यहाँ 100 डिग्री पहुंच रहा है, तो कुछ पानी होगा और कुछ में क्या होगा, कुछ हीट होगा, सेंसिबल हीट होगी इसमें। और डी और ई की जगह पर क्या होगा, डी और ई की जगह पर जो हो हमारा होगा, तो कुछ इसमें वाटर होगा जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, कुछ स्टीम होगा हमारा। क्लियर हो गया? जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात इतनी ना? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, तो हम फिर आते हैं एक अच्छे टॉपिक पे जिससे हमारा क्वेश्चंस बनता है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद आप, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कैलोरीमीटर, जिसको कैलोरीमिति का सिद्धांत भी बोलते हैं। कैलोरीमिति का सिद्धांत ये कहता है कि एक मान लीजिए हॉट लिक्विड ले लिए हम, एक कोल्ड लिक्विड ले लिए, दो हमारा वेसल्स है, एक हमारा हॉट लिक्विड है और एक हमारा कोल्ड लिक्विड है। क्लियर हो रही है बात? और हॉट लिक्विड का जो हमारी क्या है उष्मा, इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट उष्मा, जो हमारी सेंसिबल जो हीट होती है हमारी, क्या बोलते थे इसको, C1, है ना, बताएं। विशिष्ट उष्मा क्या, फर्स्ट वाली की सेकंड हॉट का C2, और M2 जो मास है हमारा इसका, जो हमारा जो क्या होगा, जो हमारा द्रव्यमान होगा, कितना होगा, M2, इसका C1, इसका M1। इसका हॉट लिक्विड का टेम्परेचर T2 है और कोल्ड लिक्विड का टेम्परेचर T1 है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? तो हमारा जो हॉट लिक्विड है T2, समझिएगा फ्रेंड, जो हमारा हॉट लिक्विड है T2, ये ग्रेटर होगा किसके, इन दोनों को जब मिक्स किया इसके T से, बट T की वैल्यू इस कोल्ड से ज़्यादा होगा। तो T2 इज ग्रेटर देन T इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। अब देखो गर्म पानी द्वारा यहाँ ली गई हीट बराबर दी गई हीट। कैलोरीमिति का सिद्धांत ये बोलता है कि जितना हम हीट को लिए और जितना दिए वो आपस में इक्वल होता है। तो ली गई हीट मतलब इस वाले वेसल से कितनी हीट ले गई, तो M1C1 इंटू टी हमारा बड़ा है, इसमें से घटाएंगे तो T-T1 यानी हम इसमें से, फिर दी गई हीट कितनी है हमारी, तो जो हम हीट दे रहे हैं तो M2C2 मल्टीपल T2 माइनस T1, हमने इसमें से इसमें क्या यानी T2 माइनस T1 होगा, ना कि T होगा। T हम इसके साथ लेंगे, T2
यानी इस वाले का टेम्परेचर और इस वाले का टेम्परेचर हम इन्हीं दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो T2 बड़ा है T1 से, इसलिए T2 माइनस T1 इसमें घटाएंगे। क्लियर हो रही है बात? इतनी नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है? ठीक है। फॉर सेम लिक्विड, अगर सेम लिक्विड की कंडीशन कहेगा तो C1 बराबर C2 हो जाएगा, अर्थात इसकी क्या होगी, विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। तो M1 T1 माइनस T2 बराबर M2 T2 माइनस T1, ये हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ बात आ रही है? चलिए क्वेश्चंस को हम करते हैं। जैसे दो तरल A और B 32 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस पर है। जब मिश्रण के समान द्रव्यमानों को मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान 28 डिग्री पाया जाता है। उनकी विशिष्ट ऊष्मा किस अनुपात में है? तो देखिए इसमें कह रहा है समान द्रव्यमान, तो M1 और M2 इक्वल हो जाएंगे, M1 C1। अब इसका अनुपात C2 का अनुपात पूछ रहा है, इंटू पहले कितना था, देखिए 32, पहले में 32 दूसरे में 24, दोनों को मिला करके मिश्रण का तापमान कितना हो गया, 28। ठीक है, तो M1 इंटू C1, M इंटू C इंटू 28, 28 में से माइनस घटाएंगे, 28 माइनस 4, 28 माइनस 4 बराबर है M इंटू C2। अब 32, अब इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, 32 माइनस 8, तो C1 बराबर बटे C2, ये 4/4, यानी C1 बराबर C2, यानी C1 अपन C2 की जो वैल्यू होगी 1:1 होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं वीडियो को काफ़ी बड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो को जैसे 49 मिनट 50 मिनट 1 घंटे का कर देता हूँ तो मतलब उतने लोग उसको व्यू नहीं कर पाते, देख नहीं पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट में ही 10-20 मिनट का वीडियो बना करके मैं आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर पसंद आता है वीडियो तो कमेंट करें कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, और मेरे दोस्तों के साथ शेयर करके मेरा 1K सब्सक्राइबर जल्दी बढ़वा दीजिए। आप लोग के बहुत आभारी रहूँगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।